कहानी की शुरुआत एक सफेद बालों वाले बेवकूफ लड़के से होती है जो कि इस जादुई दुनिया में अकेला ऐसा शख्स था जो अब भी लेवल 1 पर ही अटका हुआ था। इतना ही नहीं भाई साहब, ये हालात पिछले 3000 सालों से ऐसे ही है। अब जहां एक और लोग उसे गंदे, नल्ले, बेरोजगार छपरी की तरह ट्रीट करते थे, वहीं दूसरी ओर वो इस दुनिया में अपनी अहमियत साबित करने के लिए बेताब था। दरअसल इस दुनिया में कई अलग अलग लेवल्स थे, जहां वो लड़का जिसका नाम बई था बचपन से ही एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन लेवल में था। अचानक 3000 साल बाद स्वॉर्ड सेक्ट लेवल पर थंडर बीस्ट का हमला हो गया और इस दौरान एक चमन लड़ाकू ने सोचा कि वो अकेले ही सारे बीस्ट को हरा देगा, जैसे नारुतो करता था। लेकिन बीस्ट के एक ही वार ने उस बेचारे चमन को नर्क का रास्ता दिखा दिया। इधर कुछ ही सेकंड में कई लोग मारे जाते हैं कि तभी किंग मिंग स्वॉर्ड सेक्ट का नेता यूनजी वहां पर आ जाता है और अपने अल्टीमेट स्किल से वो उनसे लड़ाई करने में लग जाता है। इस दौरान उसे लगता है कि वो सभी बीस्ट को अकेला ही हरा देगा, लेकिन जब नेताजी ने उनकी संख्या देखी तो डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई। वो समझ जाता है कि बीस्ट बहुत ही ताकतवर है और ऐसे तो भैया उसकी गवर्नमेंट बिक जाएगी। इसीलिए वो अपने सारे लोगों को आदेश देता है कि सभी मिलकर उन पर हमला करें। इस दौरान एक आदमी पेड़ पर बैठा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी ओर बे, जो कि कई रिफाइनिंग लेवल्स में अभ्यास कर रहा था, अपनी शक्ति दिखाता है जो आसमान तक पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। बेचारा बे इतनी एनर्जी लगाने से थक गया और सांस लेने की कोशिश करता है। साथ ही वो अमर लोगों से नाराज होता है क्योंकि 3000 साल बीतने के बाद भी वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल में नहीं पहुंच पाया था। अब थोड़े ही समय में वो बाहर निकला कि तभी उसे पहाड़ी के नीचे से कुछ शोर सुनाई दिया। इधर यूनजी को समझ आता है कि वो सारे जानवरों को नहीं हरा सकता, तो वो 7 स्टार माउंटेन से मदद बुलाने के लिए किसी को भेजता है। लेकिन बीच रास्ते में उसकी मुलाकात बे से हो जाती है और वो केबल वे से नीचे उतर आता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता ना, इसीलिए। इसके साथ ही बे उस आदमी से तलवार छीनता है और छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ता है। उधर नीचे किसी की सीटी की आवाज से थंडर बीस्ट पीछे हट जाते हैं। तभी धुएं के बीच से एक आदमी बाहर निकलता है जिसे यूनजी तुरंत पहचान लेता है। ये तो डीमन सेक्ट का सुप्रीम लीडर हू फू फैंग है। फैंग बताता है कि उसने अमर होने की परीक्षा पास कर ली है और अब वो भी ताकतवर बनना चाहता है। वो अगले ही पल यूनजी को लड़ाई के लिए बुलाता है, लेकिन अगले ही पल यूनजी ने ये बोलकर मना कर दिया कि उसकी मम्मी ने मना किया है, लड़ाई करना बुरी बात होती है ना। इसी बीच हू फू बताता है कि ये बिजली के जानवर उसी ने भेजे थे, जिससे यूनजी गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन हू फू की एक ही शक्ति के वार से उसका दिमाग सेट हो जाता है। तभी अचानक अपना नल्ला सुपरस्टार बे अपने स्टाइल से जमीन पर उतरता है, जिससे धरती पर गहरा गड्ढा बन जाता है। उधर हू फू उसे दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना ताकतवर है, लेकिन बे उस पर ध्यान ही नहीं देता। बे तब हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि हू फू जैसे राक्षस भी उस लेवल में पहुंच चुके हैं जहां वो अब तक नहीं पहुंच सका। हू फू की बातें उसे गुस्सा दिला देती है और फिर अगले ही पल दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बे के हमले इतने तेज थे कि वो हू फू को हवा में उड़ा देता है। इधर ये खतरनाक सीन देखकर यूनजी बेहोश हो गया। उसे ये विश्वास ही नहीं हुआ कि बे जैसे नल्ले ने हू फू को हरा दिया था। लेकिन उधर गुस्से की बजाय हू फू बे से ट्रेनिंग मांगता है, जिसे बे तुरंत मना कर देता है। उसका कहना था कि एक तो वो खुद अभी उड़ नहीं सकता और उसके साथ ही उसे अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए अभी भी उसे शिलाजीत की गोलियां खानी पड़ती है। वहीं हू फू बे को बताता है कि उसके फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल का राज उसके पास है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही बे तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाता है। दरअसल हू फू घंटा कुछ नहीं जानता था, वो तो बस उसकी एक स्कीम थी जो काम कर गई। उधर यूनजी को नुकसान की भरपाई की चिंता होने लगी थी, लेकिन बे की घूरती नजरें देखकर हू फू वादा करता है कि वो 2 गुना हर्जाना देगा, जिससे यूनजी उस सीक्रेट मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मान जाता है, जिसकी खबर बे को चाहिए थी। कि तभी अचानक वहां एक जू लैंग नाम का भूत आ जाता है जो कि हेड्स लेवल से आया था। उसने बे को धमकी दी थी कि उसने पिछले 3000 सालों से कुछ नहीं उखाड़ा, इसलिए अब बस बहुत हुआ, वो उसके साथ चले। लेकिन इस पर बे उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। ये सुनकर जू लैंग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने ये ऐलान किया कि अगर बे उससे हार गया तो वो उसे नरक की दुनिया में ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर यूनजी के पूजा पाठ करने पर बे उससे कहता है कि ये सब बेकार है। इसके साथ ही यूनजी उसे उसकी जड़ी बूटियां देते हुए टूटे हुए छत को ठीक करने को कहता है। जा छत को ठीक करके आ।
और ये छत वही थी जो कि उसने जू लैंग से लड़ते हुए थोड़ी सी तोड़ दी थी। दरअसल लड़ाई के दौरान बे ने जू लैंग को ऐसी लात मारी कि उसे तो दिन में तारे ही दिख गए। इसके बाद बे खुद लड़की में बदलकर युनजी को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स दिखाता है और फिर एक जहां युनजी बे के लिए कैलेस्टियल हर्ट हब ढूंढने निकल पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ बे उड़ने की कोशिश में तलवार पर चढ़ता है, लेकिन एक बार फिर से नीचे गिर जाता है। अब वो ठान लेता है कि उसे किसी भी हाल में फाउंडेशन लेवल तक पहुंचना ही है। इस दौरान कुछ मजबूत लड़ाके बे को आता देख छिप जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई ताकतवर इंसान है। इसी बीच जैसे ही वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं, तभी एक बच्चा आकर उन्हें बुरी तरह से पीट देता है। ढिशक्यां ढिशक्यां ढिशक्यां। इसके साथ ही वो बे से कहता है कि वो राक्षसों को मारने जा रहा है और ये कहते ही वो आगे बढ़ गया। बे उसकी इन बातों से इतना ज्यादा इंप्रेस होता है कि वो उसके पीछे पीछे हो लेता है। थोड़ी ही देर में वो एक भयानक अंधेरी गुफा में पहुंच गए जहां चारों तरफ हरा टार फैला हुआ था कि तभी अचानक एक राक्षस उस लड़के पर हमला कर देता है, जिसके वार से बचते हुए उस लड़के ने अगले ही पल में उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसकी नजर दीवारों पर चारों तरफ पड़ती है जहां बहुत सारे राक्षस मौजूद थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक एक करके जितने हो सकते थे सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया और आखिरकार मेन गेट तक पहुंच ही गया, जहां उसकी टक्कर एक बहुत बड़े राक्षस से होती है। और उस राक्षस ने जैसे ही लड़के पर हमला बोला, इतने में ही किसी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और ये कोई और नहीं बल्कि अपना नल्ला हीरो बे ही था, जो अगले ही पल एक एक करके सारे राक्षसों को मार गिराता है। बे की ये खतरनाक शक्तियां देखकर वो छोटा सा लड़का उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने देता। इसी बीच छोटा लड़का खेती करने वाले किसानों से नाराज दिखता है। वो उन पर शांग चुआन दरबार और राज्य को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हैं। इस दौरान उसने अपना नाम तांग ये बताया और उसने बे से कहा कि वो उसके साथ उसके शहर चले ताकि वो मिलकर राक्षसों का सफाया कर सके और लोगों को बचा सके। इतना ही नहीं, तांग ये ने उसे दौलत और शोहरत देने का भी वादा किया, लेकिन बे का कहना था कि उसे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार डोसा इडली सांभर चटनी मिल जाए तो मजा आ जाए। इधर खाने के दौरान तांग ये लगातार बे को खाने से रोकता है क्योंकि उसे शक था कि डिलाइट हाउस की चुड़ैलों ने कहीं अपने जादू से खाना बिगाड़ ना दिया हो। इसी बीच वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम शू जियांगचू था। वो ब्लेस्ड सेक्ट की प्रमुख थी और ये वही औरत थी जिसने हुंग फू को एक रहस्य बताया था ताकि वो उसे बे तक पहुंचा सके। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब उसे राक्षसों की बढ़ती संख्या के लिए फंसाया गया है। इसी बीच तांग ये के चले जाने के बाद से सू बाई से गंदी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो घबरा कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बे को बताया जाता है कि सारी जड़ी बूटियां अफसरों ने खरीद ली है। इस दौरान वो चुपके से 2 अफसरों की बातचीत भी सुन लेते हैं जो लीवी परिवार के एक कमजोर लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच जब वो अफसर वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी एक बच्चा उनके पास खाने के लिए भीख मांगता है। कुछ खाने के लिए दे दो ना। दरअसल वो ये नहीं जानते थे कि वो बच्चा असल में कोई और नहीं बल्कि बे ही है जिसने अपना भेष बदला हुआ है। इधर शांग चुआन राज्य में वर्कशिप सेरेमनी की तैयारियां हो रही थी। इस दौरान राज्य के ग्रैंड मास्टर सीमा राजा के पास खड़े होते हैं, जबकि एक आदमी राजा का स्केच बना रहा होता है जिसमें राजा सेक्सी सू के साथ योगा करते दिख रहे थे। इसी बीच राजा नया रोब पहनता है जिसे सीमा तुरंत बदलने को कहता है क्योंकि उसका मानना था कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये सुनते ही राजा तुरंत आदेश देता है कि राज्य से और लोग बुलाए जाए। इधर 2 कर्मचारी गुस्से और चिंता के साथ वहाँ से जाते हैं क्योंकि उन्हें सीमा की हरकतें अच्छी नहीं लगती। उन्हें पता था कि वो राजा के कान भरता है, लेकिन अचानक वो बीच रास्ते में ही रुक गए क्योंकि सबसे बड़ी राजकुमारी तांग रुवेई उनके रास्ते में आ जाती है। अब इधर दूसरी ओर बे महल में जासूसी कर रहा होता है और राजकुमारी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत हद तक हूबहू उस छोटे लड़के जैसी दिखती है जिससे वो पहले मिला था। उधर राजकुमारी अपने पिता से गुजारिश करती है कि वो पूजा समारोह ना करवाए क्योंकि हर बार इसका बुरा अंजाम हुआ है, लेकिन राजा सू जियांगसू के प्यार में अंधा हो चुका था और वो उल्टा राजकुमारी को ये समझाने लगता है कि उसे सीमा से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर रुवेई गुस्से में आ जाती है और सीमा पर आरोप लगाती है कि वो एक साधु है और उसके मन में बुरी मंशा है। इसी बीच सीमा राजकुमारी को एक गुलाब का फूल देता है जिसे वो गुस्से में फेंक देती है। हालांकि फूल का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है, जिससे उसका खून निकल गया, जिसे रानी नजरअंदाज करके